प्रिय छात्रों, आप सभी का हमारी हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आप लंबे समय से हिंदी की कक्षाओं को चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आपने गद्य के लगभग सभी पाठ हमारे माध्यम से भी पढ़े हैं। काव्य का भी पाठ्यक्रम आपने लगभग पूरा पढ़ लिया है। संस्कृत के सारे पाठ आप पढ़ चुके हैं। अब इसी के साथ आपके पाठ्यक्रम में खंडकाव्य भी आपके पाठ्यक्रम में है, जिसमें कई खंडकाव्य चलते हैं और उसमें से अपने इस ज़िले में, बरेली ज़िले में, इधर लखीमपुर खीरी में, आगरा में, गोरखपुर में, गाजीपुर में, सुल्तानपुर में, जालौन में, शाहजहाँपुर में, बाराबंकी में, गोंडा में, इन जिलों में त्यागपथी खंडकाव्य निर्धारित किया गया है। 4 नंबर में आता है और इसमें सर्गों के सारांश से 5 सर्गों में विभाजित है खंडकाव्य। इसमें सर्गों के सारांश और इनके साथ साथ प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण, खंडकाव्य का उद्देश्य, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न डिटेल में करने के लिए आपको आते हैं। तो सारांश हम लोगों को सर्ग वाइज पढ़ना है। 5 सर्गों में विभाजित है। इस खंड काव्य आपका ऐतिहासिक खंड काव्य है, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन हिंदू सम्राट हुए हैं, जिनके त्याग का, जिनके सेवा भाव का, जिनकी वीरता का, जिनकी राजनीतिक एकता का, इन सब का बहुत ही यथार्थवादी चित्रण किया गया है। तो आप प्रथम सर्ग में देखते हुए चलेंगे कि कथानक क्या है। तो आप देखेंगे ध्यान से, इसमें लिखा हुआ भी, उसको भी आप पढ़ते चलेंगे। हम आपको सार रूप में बताते भी चल रहे हैं। थानेश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन, थानेश्वर राज्य है, तो थानेश्वर राज्य के हर्षवर्धन राजा थे और शिकार खेलना, वन में जाना इनके शौक हुआ करते थे। तो हर्षवर्धन जो है आखेट के लिए, शिकार के लिए वन में गए हुए हैं। वहीं उन्हें अपने पिता जो प्रभाकर वर्धन है, उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, प्रभाकर वर्धन के अस्वस्थता का समाचार मिलता है दूत के माध्यम से कि वो विषम ज्वर दाह से, यानी तीव्र ज्वर से वो पीड़ित हैं। समाचार मिलते ही वो अपना आखेट का जो कार्य है उसको छोड़कर लौट आते हैं और पिता का बहुत ही उपचार कराते हैं। उनको ठीक कराने के लिए उनकी सहायता करते हैं, दवाई कराते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। उधर हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन हैं, उधर उत्तरापथ पर हूणों से युद्ध करने के लिए गए हुए हैं। हर्षवर्धन ने दूत को भेज करके पिता की अस्वस्थता का समाचार हर्षवर्धन ने राज्यवर्धन तक भी पहुंचाया है। इधर पिता स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं बहुत उपचार कराने के बाद भी। उनकी माता जो यशोमती हैं, हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती था, वो समझते हैं कि उनके पति अब बच नहीं पाएंगे। तो हर्षवर्धन की जो माता हैं वो अपनी पति की दशा को बिगड़ता हुआ देखकर उन्हें एक भय व्याप्त हो जाता है कि कहीं हमसे पहले ही हमारे पति की मृत्यु न हो जाए और मैं विधवा हो जाऊं। तो इसलिए वैधव्य दोष से बचने के लिए वह स्वयं भी उनकी मृत्यु से पूर्व ही आत्मदाह करने का प्रण कर लेती हैं, अपने आप को अग्निसात करने का प्रण कर लेती हैं। क्योंकि पहले जो ये नारियां थी, रानियां थी, यह विवाहित ही, सधवा ही जाना चाहती थी। उनके मस्तक पर वैधव्य का कलंक न लगे, इसलिए वह तैयार हो जाती हैं। हर्ष उन्हें बहुत समझाते हैं पर वे नहीं मानती हैं। हर्षवर्धन बहुत निवेदन भी करते हैं, मुझ मंद पूर्ण को छोड़ न मा तुम जाओ, छोड़ो विचार पर मुझे चरण से लिपटाओ, ऐसे करके बहुत निवेदन करते हैं। लेकिन वह अपनी मजबूरी बता करके कि मैं विधवा का कलंक नहीं बनना चाहती हूँ, और वह हर्ष को बहुत समझा करके वो आत्मदाह कर लेती हैं, आत्मदाह के तैयार हो जाती हैं। हर्ष उन्हें समझाते हैं लेकिन वो मानती नहीं है और आत्मदाह कर लेती हैं। कुछ समय पश्चात राजा प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। प्रभाकर वर्धन कौन है? ये
हर्षवर्धन के पिता हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, वो बच नहीं पाते हैं। हर्षवर्धन के ऊपर चारों तरफ से संकट के बादल आ जाते हैं, उनके पूरे धैर्य की परीक्षा होती है। पिता का अंतिम संस्कार कर हर्षवर्धन बड़े शोकाकुल मन से राजमहल में वापस लौट आते हैं। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता है कि मृत्यु का समाचार सुनकर के जो बहन है, छोटी जो बहन है राज्यश्री, उस राज्यश्री की क्या दशा होगी, और जो अग्रज राज्यवर्धन है जो हूणों से युद्ध कर रहे हैं सीमा पर, उनकी क्या दशा होगी। कहीं ऐसा न हो कि वो कहीं आकर के संन्यास ले लें, क्या निर्णय वो ले लें, उनकी क्या मनोदशा होगी। ऐसी चिंताग्रस्त अवस्था में हर्षवर्धन हैं। किस प्रकार चिंता कर रहे हैं आगे की पंक्तियों में अभी हम लोग इसको देखेंगे। क्या मनोदशा होगी अग्रज की रणभूमि पर, हर्षवर्धन यही सोच रहे हैं कि क्या मनोदशा होगी अग्रज की रणभूमि पर, कैसे यह सहन करेगी अनुजा दुख कातर, सब सहसा घटित हुआ विनाश का दिन आया। वो कहते हैं कि सारा कुछ अचानक घटित हो गया, पूरा विनाश का दृश्य यहाँ उपस्थित हो गया। अंतिम दर्शन कोई न किसी का कर पाया। न ही राज्यवर्धन को अपने माता पिता के दर्शन हो पाए अंतिम दर्शन, और न ही राज्यश्री को अपनी माता और पिता के दर्शन हुए, अंतिम दर्शन नहीं मिल पाए। सुन पिता निधन अग्रज न कहीं संन्यास धरे। हर्षवर्धन को बहुत चिंता है कि पिता की मृत्यु को सुनकर के कहीं ऐसा होना हो कि राज्यवर्धन आकर के संन्यास ले लें, बलकल युत हो और बलकल वस्त्र धारण करके, सन्यासियों जैसे वस्त्र धारण करके, भगवा वस्त्र धारण करके, कहीं ऐसा न हो कि वो भी आश्रम में प्रवेश कर जाएं। ऐसी भीषण चिंता से ग्रस्त हैं हर्षवर्धन। तो आप ये छोटे छोटे खंड जो आपको अभी हम लोगों ने बताए हैं, इन खंडों को ध्यान से देखें। सबसे पहले समझा देते हैं, सबसे पहले आप जो भी हमने पढ़ाया था इससे पीछे इस सारांश को नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, और सारांश को नोट करने के बाद में साथ ही जो भी आपके लिए हमने जो काव्योद्धरण, जो छेपक ये 3 बताए हैं, इनमें से कम 3 या 2 छेपक आप तैयार करें, और जब भी कोई सारांश लिखें तो उस सारांश में इनको अंकित करें। इससे आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसी क्रम में आगे चलते हैं। आगे की कहानी क्या है देखेंगे। द्वितीय सर्ग आप देखें। अब राज्यवर्धन भी वापस घर पर आ जाते हैं, और जब हर्षवर्धन को बहुत शोकाकुल अवस्था में देखते हैं तो बड़ा बिलख बिलख कर रोते हैं। राज्यवर्धन हूणों को परास्त करके सेना सहित वापस आ जाते हैं, और बड़ी शोक ग्रस्त स्थिति में जब हर्षवर्धन को देखते हैं तो स्वयं भी रोने लगते हैं। माता पिता की मृत्यु से शोकाकुल राज्यवर्धन, हर्षवर्धन के बड़े भाई, ये वैराग्य लेने का निश्चय कर लेते हैं कि मैं वैराग्य ले लूँगा, मेरा संसार से कोई रुचि नहीं रह गई है जीवन से। किंतु तभी उनको समाचार मिलता है कि जो मालवराज है ने उनकी छोटी बहन राज्यश्री के पति ग्रहवर्मन को मार डाला है। मालव राज्य का जो राजा है उसने, उनकी छोटी बहन राज्यश्री है, तो उस राज्यश्री के पति का नाम ग्रहवर्मन था, तो ग्रहवर्मन की उसने हत्या कर दी है तथा राज्यश्री को कारागार में डाल दिया है। ये समाचार दूत के द्वारा मिलता है इनके लिए। राज्यवर्धन सारी वैराग्य भावना को भूल जाते हैं, क्रोध का भाव, प्रतिशोध का भाव उनके अंदर आ जाता है, और मालव राज का विनाश करने के लिए वो चल पड़ते हैं सेना के साथ। राज्यवर्धन गौड़ नरेश को पराजित कर देते हैं। गौड़ नरेश जो था वो मालव राज की मदद कर रहा था, तो गौड़ नरेश को वो पराजित कर देते हैं, परंतु गौड़ नरेश छल पूर्वक उसकी हत्या करवा देता है। गौड़ नरेश जो शशांक है वो छल पूर्वक राज्यवर्धन की हत्या करा देता है। हर्षवर्धन को जब ये राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार मिलता है तो हर्षवर्धन विशाल सेना लेकर मालव राज से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। मार्ग में हर्षवर्धन को समाचार मिलता है कि उनकी छोटी बहन राज्यश्री कारागार से बंधन मुक्त हो गई है और विंध्याचल की ओर वन में चली गई है। विंध्य वन है वहाँ, विंध्याचल की ओर वन में चली गई है।
जब ऐसा समाचार हर्षवर्धन को मिलता है तो हर्षवर्धन बहन को खोजने वन की ओर चल देते हैं। अब जैसे ये छेपक या कहानी आप जैसे ही सारांश लिखें, इसके साथ साथ में बीच बीच में आप काव्य उद्धरण डालते चलें। बीच में ना लिख पाए तो फिर बाद में लिख सकते हैं। अब यहीं पर हर्षवर्धन प्रण भी करते हैं, मैं स्वयं जाऊंगा बहन को खोजने वन प्रांत में, पाए बिना उसको न पल भर रह सकूंगा शांत में। ऐसे करके काव्य उद्धरण भी आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, सारांश की बात को रोक करके, या फिर लास्ट में लिख सकते हैं। हर्षवर्धन को खोजने वन की ओर चल देते हैं। वन में दिवाकर मित्र का एक आश्रम में वो पहुंचते हैं। दिवाकर मित्र वहाँ रहते हैं वन में आश्रम बनाकर। उन्हें एक भिक्षुक से एक समाचार मिलता है कि राज्यश्री आत्मदाह करने वाली है, अर्थात राज्यश्री भी जो है अपनी चिता बना करके आत्मदाह करना चाहती है। वे शीघ्र ही पहुंचकर राज्यश्री को आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। बहुत तेजी से दौड़ते हुए किसी तरीके से हर्षवर्धन राज्यश्री के पास तक पहुंच जाते हैं। उसने चिता को जला रखा है और अपने आप चिता में प्रविष्ट होना ही चाहती है। हर्षवर्धन बहुत जल्दी पहुंचते हैं और उसको बचाने का प्रयत्न करते हैं। दोनों करों से घेर कर छोटी बहन के भाल को भूले खड़े थे हर्षवर्धन जलती चिता की ज्वाल को। दोनों हाथों से राज्यश्री के मस्तक को ढक लेते हैं और इतनी तेज अग्नि की ज्वाला है चिता की, उस ज्वाला की तपन को भूल गए हैं और जैसे तैसे वो राज्यश्री को बचा लेते हैं। और उसके पश्चात वे दिवाकर मित्र और राज्यश्री को अपने साथ कन्नौज ले आते हैं। ऐसे दूसरे सर्ग का सारांश आपने ध्यान से पढ़ा है। पूरा इसको लास्ट तक, पूरे वीडियो को देखें, लास्ट तक समझें और इसमें बताए गए अंशों को नोट भी करें, इसे भी नोट करें और साथ साथ में इससे संबंधित 2-3 छेपक भी, इसके जो काव्य उद्धरण भी छाट के हम लोगों ने डाले हैं, उनको भी आप नोट करते हुए चलें। देखें उनमें छेपक कौन कौन से हैं। अभी इससे जुड़े हुए अंश में देखिएगा, लिखा है दौड़े चिताढ़िंग हर्ष सुनकर मर्म भेदी आर्तरव। अब ये जो काव्य उद्धरण हैं, ये काव्य उद्धरण इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि आपने पाठ के आधार पर लिखा है, आपने पूरे खंड काव्य को पढ़ा है, आपने उनमें से ये मोती निकाले हैं। उन मोती को निकाल करके सारांश के साथ जब आप फिट कर देंगे तो निश्चित रूप से इसका सौंदर्य द्विगुणित हो जाएगा, सहस्त्र गुना हो जाएगा और आपका जो अपना एक वजन है वो आपके सारांश का बढ़ जाएगा। तो दौड़े चिताढ़िंग हर्ष सुनकर मर्म भेदी आर्तरव। वह बहुत ही आर्तरव, बहुत ही करुण पुकार में चिल्ला रही थी। ठिठकी खड़ी थी राज्यश्री और बिल्कुल ही ठिठकी सी, सहमी सी वो खड़ी हुई थी राज्यश्री, जैसे क्षीण जीवित प्राय सब, जैसे कि कोई बहुत ही दुर्बल, कोई बिल्कुल जीवित प्राय सब खड़ा हुआ हो, बिल्कुल मृतक, जैसे कोई सब हो, जीवित है लेकिन वो सब है, सब के रूप में है। दोनों करों से घेर कर छोटी बहन के भाल को, दोनों हाथों से छोटी बहन के मस्तक को ढक लेते हैं, चिपटा लेते हैं हृदय से और भूले खड़े थे बेनिकट जलती चिता की ज्वाल को। और जो ज्वाला जल रही थी, अग्निशिखा जल रही थी, उससे की तपन को भूल गए हैं। राज्यश्री को बचाने के लिए अपने आप बहुत संकट को झेल रहे हैं। करने लगी क्रंदन सतत फिर लग सहोदर के गले। और ऐसी स्थिति को देख करके राज्यश्री भी अपने भाई के, सगे भाई के गले लग जाती है, क्रंदन करने लगती है, रोने लगती है और अविराम गति से हर्ष भी तब अश्रु वर्षण कर लगे। और उसी समय हर्ष भी गदगद हो जाते हैं छोटी बहन के दुखों को देखकर। भाई और बहन का जो रिश्ता है वो बहुत निराला होता है और हर्ष भी जो है वो आंसुओं का प्रवाह उनका बहने लगता है। निश्चित रूप से प्रस्तुत एक खंड काव्य जिसमें हर्षवर्धन का जो सहयोग है, उनका जो हृदय है, वो एक उदाहरणीय व्यक्तित्व है जिसको पढ़ कर के न जाने कितने लोगों के अंदर करुणा, संवेदना, मानवता के भाव जागृत होते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को व्यक्त करने के लिए शायद लेखक ने रामेश्वर शुक्लांचल ने इस खंड काव्य की रचना की है।
ताकि लोगों में देशभक्ति, मानवता, करुणा, संवेदना के भाव उत्पन्न हो। आगे देखेंगे, इसको नोट करते हुए चलेंगे पूरा। तीसरे सर्ग को आप देखेंगे। अभी पहले वीडियो में हम लोग 3 सर्गों तक पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा अंत तक वीडियो को देखते रहें, नोट करते हुए चलें, मित्रों में भी इसको शेयर करें और आगे देखें। हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। अब चूंकि कन्नौज पर कब्जा कर लिया था मालव राज ने, तो कन्नौज को, और कन्नौज किसका राज्य था? वो तो हर्ष उनका राजश्री का ही राज्य था। तो कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और अनीतिपूर्वक अधिकार जमाने वाला जो मालव कुलपुत्र है वो भी हर्षवर्धन की सेना को, हर्षवर्धन की को देख करके भाग जाता है, भयाक्रांत हो जाता है। वो राज्यवर्धन का हत्यारा जो गौड़पति शशांक है, जो गौड़ नरेश शशांक है, वह भी अपने गौड़ प्रदेश को भाग जाता है, वो भी भयाक्रांत, भयभीत हो जाता है। जब वो सब भाग जाते हैं, कन्नौज निष्कंटक हो जाता है, सभी लोग हर्षवर्धन से कन्नौज का राजा बनने की प्रार्थना करते हैं। सारे प्रजा को लगता है कि ये हर्षवर्धन जैसे जो सम्राट हैं यही सक्षम है यहाँ का राज्य करने के लिए। उनकी वीरता को देखकर राजा बनने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन हर्षवर्धन तो मन से बड़े त्यागी हैं, मन से बड़े निर्लोभी हैं। उनके अंदर सात्विकता की तरंगें उमड़ती हैं, वो सच्चे वीर हैं। वो बहन का राज्य लेने से मना करते हैं। बहन क्या, बहन तो एक मान्य पक्ष का सदस्य है, उसको तो वो हम लोग देते हैं, उससे कोई लेते नहीं है। ये हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि उससे हम कुछ ले नहीं, उसको देते रहें। उसकी रक्षा सुरक्षा करेंगे लेकिन उसके बदले में हमको कुछ लेना नहीं है। तो हर्षवर्धन बहन का राज्य लेने से मना करते हैं, कहते हैं ये हमारी परंपरा, ये हमारी संस्कृति, ये हमारे मानवीय व्यक्तित्व के प्रतिकूल है। वे अपनी बहन से सिंहासन पर बैठने को कहते हैं, खुद ही वो राजश्री को सिंहासन ग्रहण करने के लिए कहते हैं, लेकिन बहन भी राज सिंहासन ग्रहण करने से मना कर देती है। कहते हैं कि पत्नी का जो सर्वस्व है वो उसका पति होता है, और पति के चले जाने के बाद उसके मन में अब बिल्कुल ही संन्यास के भाव आ गए हैं। उसे संसार की किसी वस्तु से कोई रुचि नहीं है राजश्री को, और वह राज सिंहासन ग्रहण करने से मना कर देती है। फिर हर्षवर्धन कन्नौज के संरक्षक बनते हैं। वो हर्षवर्धन से ही संरक्षक बनने का निवेदन करती हैं। वो संरक्षक बन जाते हैं कन्नौज राज्य के, और अपनी बहन के नाम से वहां का शासन चलाते हैं। इसके बाद 6 वर्षों तक हर्षवर्धन का दिग्विजय अभियान चलता है। सारी दिशाओं पर, सारे क्षेत्रों पर को जीतने का अभियान उन्होंने शुरू कर दिया। 6 वर्षों तक युद्ध किया है उन्होंने कश्मीर को, पंचनद को, सारस्वत राज्य को, मिथिला को, उत्कल को, गौड़ को, नेपाल को, बल्लभी को, सोरठ, इन सभी राज्यों को जीत लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। तथा यवन, हूण और अन्य जो विदेशी जो आक्रांता था, विदेशी जो शत्रु थे, उन सभी को उनका नाश किया। देश को अखंड बनाया, शक्तिशाली बनाया, सब राज्यों को एक में मिलाकर एक सुसंगठित राज्य की रचना की। अपनी बहन के स्नेहवश वे अपनी राजधानी भी कन्नौज की हो बनाते हैं। थानेश्वर राज्य की राजधानी को भी वो कन्नौज में ही को ही मानते हैं, कन्नौज को उसकी राजधानी बनाते हैं। और अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक वे शासन करते हैं। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है, धर्म और संस्कृति की बड़ी उन्नति हो रही है। पूरा राज्य बहुत पुष्पित, पल्लवित और फलित हो रहा है। सर्वत्र हर्षवर्धन की जय जयकार, और वो एक दिग्विजयी सम्राट के रूप में, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उभर के आते हैं। तो प्रस्तुत जो आप सारांश लिखेंगे वो सारांश प्रमाणित कैसे होगा, उसमें वजन कैसे आएगा? तो जो छेपक क्या हैं,
ये समस्त जो सारांश रूपी वृक्ष के फल हैं, पत्ते हैं, वो फूल हैं, उनको आपको जरूर पुष्पित पल्लवित करना है। तो ऐसे छेपक भी आप ध्यान से देखें, एक दो कवि ने बीच बीच में इस तरीके से, क्यों ये पूरा जो खंड काव्य है एक काव्य में है, तो पूरा खंड काव्य को स्क्रीन पर रिलीज करना, पूरा बोर्ड पर लिखना कठिन है समय की सीमा को देखते हुए, इसलिए उसमें से खास खास बिंदु निकाल करके, छेपक निकाल करके आपको डाले गए हैं सारांशों के साथ। इनमें से एक दो भी अगर आप लिख देंगे सारांश के साथ साथ तो फिर पर्याप्त और प्रमाणित सारांश हो जाएगा। संरक्षक कान्य कुब्ज का हर्ष बनेगा, अभी आप पढ़ रहे थे वो संरक्षक बने हैं कन्नौज के, तो संरक्षक कान्य कुब्ज का हर्ष बनेगा, उसके द्वारा ही गिरा राज्य संभलेगा। मिल रहे हैं आपकी, जो अपने सारांश पढ़ाए पंक्तियां मिल रही होंगी। अब भगिनी नाम पर वही करेगा शासन, उधर हम लोगों ने गद्य में समझाया था, अब उस गद्य का ही भाव काव्य में ये निकाल के रखा है। तो ये मोती हैं, इस सागर में से निकाल कर मोतियों को आपके सारांश में फिट किया गया है। तो अब भगिनी नाम पर वही करेगा शासन, पर ग्राह्य न उसको राजमुकुट सिंहासन। वो मन से बड़ा त्यागी है, बड़े निर्लोभी हैं, बड़े सात्विक हैं, इसलिए बहन के राज्य का कोई भी अंश ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, राजमुकुट और सिंहासन भी ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। अभिषेक बिना भी बनी राजश्री रानी, राजश्री को भी कोई भी राजपद नहीं चाहिए, उसे भी कोई राजमुकुट नहीं चाहिए, बिना अभिषेक के भी आज राजश्री उस राज्य की राजनी है। स्वामिनी कान्य कुब्ज की, वो कान्य कुब्ज राज्य की स्वामिनी है, मालिक है, बड़ी पवित्र है, बड़ी कल्याण भावना से भरी हुई है। तो आपने देखा होगा कि ये तीनों सर्ग अभी आपने पढ़े हैं, तीनों सर्गों में से जो कुछ आपके लिए ये छेपक के रूप में, काव्योद्धरण के रूप में जो मोती निकल करके आ रहे हैं, इनको आप सारांश के साथ साथ में जरूर डालें। इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि आपने पाठ को पढ़ा है और काव्य खंड से निकाल करके लिखा है। क्योंकि पूरा काव्य खंड, पूरा जो खंड काव्य है वो काव्य में है, और समय की सीमा को देखते हुए स्क्रीन पर सारा खंड काव्य या बोर्ड पर लिखना कठिन है, इसलिए उनमें से प्रमुख प्रमुख अंशों को निकाल कर सारांश के साथ आपको बताया गया। ध्यान से पढ़ते चलें। 120 पेज का जो खंड काव्य है बहुत बड़ा खंड काव्य है, लेकिन उनमें से सारा सार निकाल कर आपको दिया जा रहा है, जो कि आपके लिए पर्याप्त है। समझते चलें, अंत तक नोट करें। परीक्षा में अलग अलग खंडों के सारांश आते हैं, चरित्रण आते हैं, उद्देश्य आता है, ये सब आपको मिल रहा है यहाँ पर छटा हुआ, उसको आप नोट करें। धन्यवाद। आगे